नमस्कार, ओंकार आवाज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय समर। हमारे साथ हैं बिहार के एमएलसी प्रोफेसर रणवीर नंदन जी। रणवीर नंदन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंदन जी से हम जानेंगे बिहार की राजनीति, आज की राजनीति, सिद्धांतों की राजनीति, क्योंकि राजनीति में सिद्धांत धीरे धीरे करके खिसकते जा रहे हैं। तो नंदन जी, ये बताइए कि ये राजनीति में सिद्धांत धीरे धीरे किनारे होते जा रहा है। अब आपकी पार्टी जदयू की ही है, जदयू को ही मान लें तो बिहार में गठबंधन है और यहाँ आप चुनाव लड़ने चले आए हैं भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध। ये क्या, कैसी राजनीति चल रही है ये? देखिए, बिहार में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारा गठबंधन है और उसी गठबंधन के तहत हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है। तो ये बिहार में ही ये गठबंधन है और जहां तक यहाँ चुनाव लड़ने की बात है तो प्रारंभ से ही यह क्लियर है कि यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड अपने संगठन का निर्माण करके चुनाव में जाएगी। तो एक सोच यहाँ पर बनी जिसके तहत हम लोग भी यहाँ चुनाव के मैदान में हैं। हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में काम किया है उस काम के आधार पर यहाँ पर चुनाव के मैदान में है। लेकिन यह पहले से स्पष्ट है कि हमारा गठबंधन बिहार तक ही है और उसके बाहर हमारा गठबंधन नहीं है। अब राजनीति की बात मैं बताऊं, जैसे मान लीजिए कि बिहार की ही बात कर लें, चुनाव अलग अलग लड़े, सरकार बनाने के लिए एक हो गए। हरियाणा की बात करें, चुनाव अलग अलग लड़े, सरकार बनाने के लिए एक हो गए। महाराष्ट्र की बात करें, चुनाव अलग अलग लड़े, सरकार बनाने के लिए एक हो गए। तो ले दे करके ये कहानी मैंने खिस्सा कुर्सी का जैसा नहीं लग रहा है। राजनीतिक में सिद्धांत होते थे, मूल्य होता था, वो सब क्या नहीं लग रहा है कि ये सब मटिया मेट हो रहे हैं या बराबर हो गए हैं? देखिए, हमारे दल की जो राजनीति है वह समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति कैसे खुशी पूर्वक जीवन यापन करें, हमारा कंसंट्रेशन उस पर है, नंबर 1। और यह चिंता उनको करनी चाहिए जो राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग अपने को पार्टी विथ अ डिफरेंस बतलाते हैं। यह उनके चिंता का विषय है। और आपने देखा भी होगा कि अभी जो भी घटनाक्रम विगत 4-5 वर्षों से इस देश में आ रहा है तो उसमें अपने आप को पार्टी विथ अ डिफरेंस क्लेम करने वाले, उनकी आप पहले दिशा को देखिए कि उनकी दिशा कहाँ जा रही है। और जहाँ तक हम लोगों की बात है, जो जिसके तरफ आपका इशारा हो रहा है, तो हम लोग साफ सुथरी राजनीति में विश्वास करते हैं। हम यदि किसी के साथ चले और हमने देखा एक ईमानदारी पूर्वक काम करने की जो प्रवृत्ति है, एक कमिटमेंट से काम करने की जो प्रवृत्ति है, वो हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार जी करते हैं। और उसी कमिटमेंट के तहत हम काम करते हैं और हम काम कर रहे हैं। सामाजिक समरसता के लिए काम कर रहे हैं, सांप्रदायिक सद्भाव के लिए काम कर रहे हैं और सभी आम जनता में कैसे प्रेम का वातावरण रहे, कैसे राज्य के प्रति कमिटमेंट रहे, देश के प्रति कमिटमेंट रहे, हम उसी आधार पर अपनी राजनीति को करते हैं। बिगड़ेल बिहार को सुधारने में नीतीश की भूमिका है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सहमत हैं, क्योंकि जो 7 बजे ताले बंद हो जाते थे, घर से बहू बेटियों का निकलना दूर, मर्दों का निकलना मुश्किल हुआ करता था। नई गाड़ी, चमचमाती गाड़ी लेकर के आप शहर में कहीं घूम नहीं सकते थे। इन सब चीज़ों पर नीतीश जी ने लगाम दिया है, हम सहमत हैं। लेकिन वर्तमान में जो अपराध का ग्राफ बढ़ गया है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल उस पर लगाम लगाया जा रहा है। और आपने सुना होगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपराध पर, भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं।
और समाज की एक बुराई है और अपराध हो रहे हैं, तो अपराध को रोकने के लिए, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। और समाज की जो ये बुराई है वो निश्चित रूप से सरकार का कर्तव्य है कि उस पर कंट्रोल लाए, और उसका प्रयास चल रहा है। उसके अपेक्षित परिणाम आ रहे हैं, और जो अपराधी हैं वो बिहार में वो कभी क्लेम नहीं कर सकते हैं कि वो बच रहे हैं। बड़े बड़े अपराधियों का सफाया हुआ है, बड़े बड़े अपराधी आज थर थर काँप रहे हैं, ये भी सही बात है। लेकिन अब अपराधी जो है आंख मिचौली का खेल करके अपराध करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी पुलिस जो है काम कर रही है और उन्हें सजा दिलाने में तत्पर है। ये बखूबी उस पर कंट्रोल करने का काम हो रहा है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। नंदन जी, हम लोग अपराध पे जा रहे थे, बिहार में अपराध पर। आप बता रहे हैं कि अपराधी जेल के शिक्षों के पीछे हैं, प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध हो रहे हैं, फिर भी आप दावा कर रहे हैं कि अपराधी जेल के शिक्षक हैं। नहीं, दावा इसलिए कर रहे हैं कि कोई अपराधी, अपराध करने की तो मानसिकता होती है अपराधियों की, जो लॉ ब्रेकर हैं उनकी मानसिकता होती है कि वो कानून तोड़ें, अपराध करें और ऐसे ऐसे कार्यों में, गलत कार्यों में संलिप्त रहें। लेकिन उसे छोड़ा नहीं जा रहा है, और हमारी जो पुलिस है वह निष्क्रिय नहीं है। अपराधियों का उद्भेदन हो रहा है, उन्हें पकड़ा जा रहा है, और पकड़ के उन्हें सजा दिलाया जा रहा है, और उन्हें जेल के शिक्षों के भीतर बंद कर दिया जा रहा है। चाहे वह कानून तोड़ने वाले अपराधी हों, चाहे जघन्य हत्या करने वाले अपराधी हों, और चाहे और भी किस्म के अपराध करने वाले लोग हैं, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। ऐसी बात नहीं है कि अपराध करके वो निश्चिंत बैठे हुए हैं। उनका उद्भेदन हो रहा है, उनको पकड़ा जा रहा है, उनको सजा दिलाई जा रही है, इसमें कहीं कोई कमी नहीं है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो इस पर इतने कृत संकल्पित हैं कि कोई भी घटनाक्रम होती है तो स्वयं उसका संज्ञान लेकर, और जब तक अपराधी नहीं पकड़ा जाता है वो चैन से नहीं बैठते हैं। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितना वो सीरियस हैं। और ऐसे भी जब आप स्वीकार करते हैं कि जब सरकार में आए, नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो सुशासन का उन्होंने नारा दिया और बड़े बड़े अपराधी भाग गए। लेकिन एक समाज का जो एक विकृत स्वरूप है जिससे कि अपराधी निकल जाते हैं, तो उनको सजा दिलाने में बिहार की पुलिस तत्पर है, और बिहार की पुलिस कानून व्यवस्था को संभालने में तत्पर है, और कहीं कोई रिलैक्सेशन अपराधियों को नहीं है। उनको पकड़ने के लिए सरकार तत्पर है, और उनको जेल के भीतर भेजने में सरकार तत्पर है। अब पुलिस की बात करें तो आपके यहाँ बांग्लादेश घुसपैठ बड़े पैमाने पर है। किशनगंज का इलाका देख लीजिए, तो जो किशनगंज है, पूर्णिया है, वो सब इलाका को देख लीजिए तो जबरदस्त बांग्लादेशी हैं लोग, घनी आबादी हो गई है। डिसीजन भी अपने पक्ष में वो लोग करवा लेते हैं लोग। देखिए, अब ये जो विषय आपने बताया, तो इस विषय पर आप भी मानते हैं कि जो लोग पकड़े जाते हैं तो उनको सजा देने का प्रावधान है, और वैसे पकड़े भी जाते हैं। लेकिन एक बैग से जब तक कोई साक्ष्य नहीं आता है तब तक कुछ भी बोलना इस संदर्भ में जो है उचित नहीं प्रतीत होता है। यदि साक्ष्य मिलता है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करती है, सरकार अपनी कार्रवाई करती है। एनआरसी पर कांग्रेस का रुख अलग है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको पेश किया बिल। जदयू क्या चाहती है एनआरसी? नहीं, आपने देखा नहीं कि अभी तो इस बिल पर कल समर्थन हुआ है, आपने देखा ही है। तो जब हमारी पार्टी ने जब उस बिल पर अपनी राय व्यक्त की है तो ये जग जाहिर है। इस पर तो हमको लगता है कि कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। जब राय जग जाहिर है तो इस पर हमको लगता है कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए।
क्या नहीं लगता कि ये राजनीतिक स्टंट है? क्योंकि मान लीजिए कि नॉर्थ ईस्ट में खास करके गुवाहाटी में 40 लाख लोग चिन्हित हुए हैं, तो क्या ये 40 लाख लोग वापस बांग्लादेश जा पाएंगे? मुझे लगता है कि संसद में यह विषय बड़े व्यापक रूप से उठा है और संसद की कार्यवाही और माननीय सदस्यों के मंतव्य को देखकर स्थिति स्पष्ट हो जाती है। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सर, बिहार से आप यहाँ झारखंड में विधानसभा चुनाव चल रहा है, यहाँ आप चुनाव मैनेज करने आए हैं। जिन सीटों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्थितियां हैं? देखिए, मैं रांची विधानसभा क्षेत्र में प्रचार के क्रम में मैं यहाँ आया हूँ। कल शाम को यहाँ, चूंकि ये शहर है और ये बुद्धिजीवियों का शहर है, तो सायंकाल कल एक बहुत बड़ी बैठक को हमने संबोधित किया और उसमें काफ़ी वक्ताओं के विचार आए। एक बात तो निश्चित है कि जब हम झारखंड में यहाँ चुनाव में आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे नेता मानवर नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से बिहार का विकास किया, हम उसी को रखकर यहाँ पर चुनाव प्रचार में हैं और झारखंड के भी कुछ स्थानीय मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर हमारी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ रही है। और अभी हमारा जो यहाँ संगठन बना और हमारे यहाँ के संगठन के प्रभारी श्री अरुण कुमार सिंह जी विगत 3 सालों से यहाँ लगे हैं और आज स्थिति यह है कि झारखंड के सभी जिलों में जनता दल यूनाइटेड का एक संगठन बन गया और उसी संगठन की सक्रियता से हम यहाँ लगभग 50 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कहीं भी संगठन जब गति में रहता है, संगठन सक्रिय रहता है, तो फिर चुनाव लड़ने की एक मानसिकता बनती है, उस पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और खासकर इस रांची सीट पर कल जो हमने मूड देखा है तो हम काफ़ी आशान्वित हैं। हमारे प्रत्याशी युवा नेता संजय सहाय जी हैं और जो एक नोन चेहरा है रांची के लिए और बहुत दिनों से समाजवादी चिंतन में काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो मतदान संपन्न होगा इस रांची विधानसभा में, तो हमारी प्रत्याशी की स्थिति बहुत यहाँ अच्छी है। लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं और क्लेम तो नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ऐसा भी हो सकता है कि कुछ यहाँ ऐसा रिजल्ट हो जिसकी अपेक्षा बहुत लोग नहीं कर रहे हैं। एक चीज बताइए, मान लीजिए कि आप जैसा बता रहे हैं कि हाँ कुछ ऐसा रिजल्ट हो जिसकी उम्मीद सब लोग नहीं कर रहे हैं। आपकी पार्टी 50 सीट लड़ रही है, इसमें से अच्छा संख्या आ जा रहा है, बढ़िया आ जा रहा है, तो समर्थन किसको देंगे आप? सरकार बनाने के लिए या खुद को समर्थन मांगेंगे? देखिए, ये तो बात जग जाहिर है कि जब सफलता मिलेगी, कितने सीट पर हम आएंगे, तो उसके बाद जो गणित होगी उस गणित के अनुसार हमारी पार्टी भी काम करेगी। ये तो सब कुछ चुनाव के परिणाम पर निर्भर करता है। नहीं, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ आप बिहार में हैं तो यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे, या यूपीए गठबंधन महागठबंधन है उनके साथ जाएंगे, या फिर झारखंड विकास मोर्चा के साथ जाएंगे, बाबूलाल मरांडी की जो पार्टी है। यहाँ देखिए, मैंने पहले ही कहा कि यह चुनाव परिणाम पर निर्भर करता है, नंबर 1। नंबर 2 कि जो पार्टी यहाँ पर आएगी, चाहे जो भी पार्टी आए, यदि उनको हमारी आवश्यकता होगी तो उसके बाद ही कोई निर्णय होगा। तो जाहिर है अभी के जो राजनीति चल रही है, पूरे देश में जो राजनीति चल रही है, तो कौन पार्टी आती है, किसका बहुमत होता है, उसके बाद ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। नहीं, अच्छा, झारखंड में आप आए हैं
तो क्या क्या सोच करके आए हैं, कैसे सोच करके आए हैं? सबसे जैसे पहले मैंने आप कहते हैं कि हम सिर्फ हमारा गठबंधन भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन बिहार में ही है, लेकिन अलग राज्य बनने के बाद इस झारखंड में आपकी पार्टी के साथ इनका गठबंधन था। आपकी पार्टी के यहाँ नामधारी जी हुआ करते थे जो विधानसभा अध्यक्ष थे, आपके पार्टी के स्वर्गीय रमेश सिंह मुंडा थे जो कि मंत्री हुआ करते थे, लालचंद महतो थे, रामचंद्र केसरी थे। तो आपके रिश्ते तो मधुर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। नहीं, निश्चित रूप से हमारे रिश्ते मधुर रहे हैं और अभी भी हमारे रिश्ते मधुर हैं। हमारे रिश्ते में कहीं कोई कटुता नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि यह सब कुछ चुनाव परिणाम पर निर्भर करता है। अब जो पार्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा सीट जीतेगी, कल कौन पार्टी सरकार बनाने की स्थिति में है, कल हमारा सहज गठबंधन चुनाव परिणाम के बाद हमारा कैसे हो सकता है, ये सारी बातें जो डिपेंड करती है आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट। लेकिन बात सही है, हम जिस पार्टी के साथ गठबंधन में है, केंद्र से लेकर बिहार तक गठबंधन में है, तो जाहिर है कि प्रायोरिटी में तो वही पार्टी होगी। प्राथमिकता क्या है आपकी? जैसे मान लीजिए कि अगर चुनाव आप जीत जा रहे हैं तो यहाँ कोई ब्लूप्रिंट है, जैसे आप कह रहे हैं कि बिहार डेवलपमेंट के लिए हम सोच रहे हैं, तो यहाँ के लिए क्या सोच रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से हमारा एक ब्लूप्रिंट है। हम उस ब्लूप्रिंट पर ही झारखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। और युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास, महिलाओं के लिए क्या योजनाएं हैं? क्योंकि यहाँ से सबसे अहम सवाल पलायन का होता है। राज्य बने 20 साल हो गए, लेकिन पलायन कंटिन्यू, निश्चित रूप से बलात्कार यहाँ नहीं रुक पा रहा है, भूख से मौत हो ही रही है। तो कैसे इनको, किस तरह से? निश्चित रूप से जो बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में जिस ढंग से नेतृत्व दिया है और जिस ढंग से बिहार में विकास के कार्य हो रहे हैं, अब आपको एक एग्जाम्पल दे देना चाहता हूं कि जब मुख्यमंत्री जी ने साइकिल योजना की शुरुआत की थी और जब उन्हें लगा, जब वो कहीं यात्रा पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि सड़क पर 4-5 लड़कियां साइकिल चलाकर स्कूल जा रही है, तो हमारे मुख्यमंत्री जी बड़े इनोवेटिव हैं। तुरंत उनके दिमाग में आया कि क्यों नहीं सभी लड़कियों को यदि हम साइकिल दे देते हैं तो हो सकता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी बढ़ जाए और काफ़ी संख्या में पढ़ाई के प्रति सुदूर गांव देहात में भी लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाने के प्रति तत्पर होंगे। और उसका आज रिजल्ट आया कि केवल हमारे यहाँ क्लास 9th में 9 लाख से भी ज़्यादा लड़कियां बिहार में पढ़ रही हैं। तो जो बिहार में विकास के विजन और बिहार के विकास के विजन को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, युवाओं के उत्थान के लिए काम किया, छात्रों के उत्थान के लिए काम किया, आज आपने देखा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सबसे पहले बिहार में ही मतलब लाया गया और जो स्टार्टअप प्रोग्राम है बिहार में लाया गया, साइकिल योजना बिहार में लाई गई। आज बिहार में आप जो कहते हैं बलात्कार नहीं रुक रहा है, आज शराबबंदी बिहार में हो गई और उस शराबबंदी के बहुत बेहतर परिणाम आज बिहार में आ गए। जो आप अभी कह रहे थे कि भाई हम लोग को निकलना मुश्किल होता था, चाहे मेल हो फीमेल हो, आज कम से कम पर्व त्योहार चाहे कहीं भी यह डर नहीं है कि हम रोड पर जा रहे हैं तो किसी शराबी से हमारी मुलाकात हो जाए। तो जो बिहार के विकास के जो मापदंड हैं और जो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिस तरीके से विकास कर रहे हैं, उसी मॉडल को हम चाहते हैं कि झारखंड में लाएं और झारखंड के युवाओं का विकास, छात्रों का विकास, महिलाओं का विकास, समाज के अंतिम पायदान के व्यक्तियों का विकास बिहार मॉडल पर ही हो, यह ऐसी हमारी सोच है। बातें तो सब करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, झारखंड विकास मोर्चा हो, बातें आधी आबादी की सब करते हैं। अब भी बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात होती है। 33% आरक्षण क्या इन 50 सीटों में महिलाओं का आप लोगों ने दिया है? देखिए, ये तो एक संवैधानिक व्यवस्था है, जिस दिन संवैधानिक व्यवस्था हो जाएगी उस दिन तो देना बाध्यता होगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार ही वह प्रथम राज्य है जहां स्थानीय नगर निकाय के, स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया और जिसको फॉलो आज देश में नहीं विदेश के भी बहुत से देश जो हैं वह इसका फॉलो, इस बात का फॉलो कर रहे हैं।
नीतीश कुमार जी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में 50% महिलाओं को आरक्षण देकर यह सिद्ध किया कि आधी आबादी जीवन संरचना में कितना इंपॉर्टेंस रखती है। आज कल जो महिलाएं घर में सिमटी हुई थी, आज अधिकांश मुखिया हैं, पंचायत प्रतिनिधि है, जिला परिषद हैं और प्रखंड प्रमुख हैं। मतलब जो हमारा जो डेमोक्रेसी का जो एक प्रजातंत्र है, नीचे से शुरू होता है, वहाँ 50% महिलाओं को आरक्षण देकर मुख्यमंत्री ने ऐतिहासिक काम किया है। ठीक ही कहा नंदन जी ने कि अगर इनकी सरकार आती है, इनके समर्थन से सरकार बनती है, तो युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए वो स्वतंत्रता देंगे जो नीतीश जी ने बिहार में दी है। आप हमारे साथ बने रहिए, फिर मिलते हैं। नंदन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे यहाँ आने के लिए। नमस्कार।